आज हम भारत के नक्शे पर एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि दुनिया में भारत कितना बड़ा दिखता है, फिर थोड़ा जूम इन करके उन अदृश्य लाइनों को समझेंगे जो यहाँ का मौसम और हमारा समय तय करती हैं। और आखिर में इसकी सीमाओं पर चलकर अपने पड़ोसियों से मिलेंगे। बिल्कुल, और ये सफर इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि भारत का भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों की कहानी नहीं है, ये हमारी पहचान की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कितना बड़ा? हाँ, ये सही शुरुआती पॉइंट है। हमारे स्रोतों में एक आंकड़ा है जो मुझे हमेशा थोड़ा हैरान करता है। वो ये कि भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। सुनने में बहुत कम लगता है। कम लगता है, लेकिन इसी 2.4% के साथ हम साइज के मामले में दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। अच्छा। हमसे बड़े सिर्फ 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम इस जमीन पर रहने वाले लोगों की संख्या देखते हैं। और यहीं पर तो बात दिमाग घुमा देती है। 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी। जी, और ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। आज तो ये संख्या और भी ज्यादा होगी। सही बात है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये तो भारत की पूरी कहानी कहता है। हमारे संसाधनों पर दबाव, शहरों की भीड़, हमारी विविधता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह अनुपात ही भारत की हर चुनौती और हर अवसर की जड़ में है। और ये आबादी रहती कहाँ है? ज्यादातर गांवों में। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2011 में भारत में लगभग 6,40,000 से ज्यादा गांव थे। अरे वाह! एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है। जी। तो ये हुई भारत की बड़ी तस्वीर। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं उन काल्पनिक रेखाओं पर जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ग्लोब पर किसी जगह का जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। हाँ, एक तरह से एड्रेस। तो भारत का पता क्या है? अगर हम ग्लोब पर भारत का एड्रेस ढूंढें तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम की ओर ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच बसा है। इन नंबरों के बीच एक अक्षांश रेखा है जो भारत के लिए बहुत खास है ना? जो इसके कह सकते हैं दिल से होकर गुजरती है। आप कर्क रेखा की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये एक तरह से भारत की क्लाइमेट वाली मिडिल लाइन है। क्लाइमेट वाली मिडिल लाइन, ये दिलचस्प है। कैसे? ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इस रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल कहलाता है, जहां मौसम ज्यादातर गर्म रहता है। और इसके उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल है, जहां हमें सर्दी, गर्मी मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, वो भारत के और किस राज्य से भी गुजरती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। एक मिनट, क्या कहा आपने? सिक्किम और राजस्थान? जी हाँ। एक तरफ हरे भरे पहाड़ और दूसरी तरफ रेगिस्तान, और दोनों एक ही लैटिट्यूड पर? ये कैसे हो सकता है? यही तो भूगोल का जादू है। अक्षांश तो एक ही है, लेकिन समुद्र से दूरी, ऊंचाई और हिमालय की मौजूदगी, ये सब मिलकर दोनों जगहों के माहौल को बिल्कुल अलग बना देते हैं। कमाल है। इसी तरह एक और तथ्य है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है, थार मरुस्थल के दिल से। चलिए कर्क रेखा पर वापस आते हैं। आपने बताया कि ये भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। ये रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य? जी। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम। यानी देश के कई अहम शहर और राजधानियां इस रेखा के आसपास ही होंगे। हाँ, काफी। हमारे स्रोतों में कुछ शहरों का जिक्र है, जैसे अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। इनमें से कर्क रेखा के सबसे करीब कौन है? इन चारों में से गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के लगभग ऊपर ही बसी है। और अगर हम दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर की तुलना करें तो?
तो कोलकाता इस रेखा के सबसे नजदीक पड़ेगा। ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी जगह की अक्षांशीय स्थिति वहां दिन और रात की लंबाई पर सीधा असर डालती है। बिल्कुल। जैसे जून के महीने में जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल में से कहाँ दिन सबसे लंबा होगा? इसका एक सीधा सा नियम है। गर्मियों में आप भूमध्य रेखा से जितना दूर उत्तर की ओर जाएंगे, दिन उतना ही लंबा होता जाएगा। अच्छा, तो इन चारों शहरों में दिल्ली सबसे उत्तर में है। तो सबसे लंबा दिन दिल्ली में होगा। जी, दिल्ली वालों को ही नसीब होगा। ये तो बहुत ही व्यावहारिक जानकारी है। दिन और रात से बात पहुंची समय पर। भारतीय मानक समय यानी IST, ये कैसे तय होता है? हर देश अपने लिए एक मानक देशांतर रेखा चुनता है, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड। भारत के लिए ये रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जी, इसी को भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास से गुजरती है। और इसी के हिसाब से पूरे देश की घड़ियां चलती हैं? बिल्कुल। जब इस लाइन पर दोपहर के 12 बजते हैं तो पूरे देश की घड़ियों में 12 बजा दिए जाते हैं। ये तो एक तरह का समझौता हो गया। जैसे एक बड़े परिवार में सब लोग एक ही समय पर डिनर करते हैं, भले ही किसी को भूख जल्दी लगे, किसी को देर से। क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और ये समझौता जरूरी भी है। और इसका ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से क्या रिश्ता है? हमारी मानक रेखा ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में है, इसीलिए हमारा समय GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे रहता है। +5:30। जी। लेकिन भारत कोई छोटा देश तो है नहीं। इसका पूरब पश्चिम विस्तार बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसका स्थानीय समय पर तो बहुत असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का फर्क आ जाता है। 1 घंटा? जी। और भारत का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर वालोंग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूरज उगता है और लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तब गुजरात के कांडला में तो रात का अंधेरा होता होगा। बिल्कुल। और वहां सूरज लगभग 2 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजे के आसपास उगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही जगहों पर लोगों की घड़ियां एक ही समय दिखा रही होती हैं। हाँ, IST। इसी वजह से तो पूर्वोत्तर में अक्सर एक अलग टाइम जोन की मांग उठती रहती है। सही बात है। वाह, ये कमाल की बात है कि कैसे भूगोल सीधे तौर पर हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करता है। और चूंकि आपने भारत के 2 सबसे दूर के छोरों का जिक्र किया, तो ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि असल में नक्शे पर ये छोर हैं कहाँ? अच्छा सवाल है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा, मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट, कन्याकुमारी नहीं है। नहीं है? नहीं, वो है इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। हालांकि 2004 की सुनामी में इसका काफी हिस्सा डूब गया था। और पश्चिम में सबसे दूर का बिंदु? वो गुजरात में है। गौर मोता या कुछ लोग गुहार मोती भी कहते हैं। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे पूर्वी राज्य हुआ अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी हुआ गुजरात। एकदम सही। अरुणाचल में पहली किरण और गुजरात में आखिरी। अब जब हम देश के कोनों तक पहुंच ही गए हैं तो क्यों ना इसकी सीमाओं की तरफ चलें और देखें कि हमारे पड़ोसी कौन है। जरूर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर से शुरू करते हैं। असम, जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है, उसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? असम की सीमाएं 2 देशों से लगती हैं, उत्तर में भूटान से और दक्षिण में बांग्लादेश से। भारत की जमीनी सीमा कई देशों से लगती है, लेकिन किस देश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग चीन या पाकिस्तान सोच रहे होंगे। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। अच्छा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ? लेकिन नक्शे पर तो वो उतना बड़ा नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि ये सीमा बहुत घुमावदार और जटिल है, सीधी सपाट नहीं है। ये वाकई चौंकाने वाली जानकारी है। और हमारे एक और पूर्वी पड़ोसी म्यांमार के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है? वो है अरुणाचल प्रदेश। इसकी सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। सीमाओं का मतलब होता है सीमा रेखाएं, जिनके अपने नाम और कहानियां हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं।
1947 में बंटवारे के समय सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसे नक्शे पर खींचा था। कहते हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया था। जी, कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रेखा है जो कागज पर खींची गई थी, लेकिन इसने जमीन पर करोड़ों जिंदगियों को बांट दिया। और उत्तर में अफगानिस्तान के साथ भी हमारी एक ऐतिहासिक सीमा है ना? हाँ, उसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच तय हुई थी। आज ये रेखा मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन भारत पाक अधिकृत कश्मीर के जरिए अफगानिस्तान के साथ एक छोटी सी सीमा साझा करने का दावा करता है। और चीन के साथ हमारी उत्तर पूर्वी सीमा? उस सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा। जी, 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन ने इसे निर्धारित किया था। हालांकि चीन इसे आज भी पूरी तरह से मान्यता नहीं देता है। ये तो हुई जमीनी सरहदें। दक्षिण में हमारा समुद्री पड़ोसी श्रीलंका है। हम उससे कैसे अलग होते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच पानी का एक संकरा रास्ता है, जिसे पाक जलडमरू मध्य या पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। पाक जलडमरू मध्य। जी, ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति उन्हें बहुत रणनीतिक बना देती है। जैसे वो कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से घिरा हुआ है? वो छोटा सा राज्य सिक्किम है। सिक्किम। जी, इसकी ये जो अनूठी भौगोलिक स्थिति है, ये इसे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। एक तरह से 3 देशों के बीच भारत का सैंडविच कह सकते हैं। और पूर्वोत्तर के लिए हमारा एकमात्र जमीनी रास्ता भी इसी के पास से गुजरता है। और एक और राज्य है जिसकी स्थिति भी बहुत खास है, त्रिपुरा। वो 3 तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है ना? बिल्कुल, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, जैसे कोई जमीन का टुकड़ा समुद्र में घुसा हो। और वो भारत के बाकी हिस्सों से सिर्फ एक पतली सी गर्दन से जुड़ा हुआ है। जी, असम और मिजोरम के जरिए। आज हमने भारत के भूगोल से जुड़ी कितनी सारी परतें खोली हैं, उसके आकार से लेकर उन रेखाओं तक जो हमारे दिन, रात और मौसम को कंट्रोल करती हैं, और फिर उसकी सीमाओं तक। सही कहा आपने। और ये सभी भौगोलिक तथ्य सिर्फ परीक्षा के लिए याद करने वाले आंकड़े नहीं हैं। ये सब मिलकर भारत की असल पहचान बनाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक देश की सीमाएं और उसका अक्षांशीय विस्तार सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं होती। बिल्कुल नहीं, वो तय करती हैं कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, लोग दिन में कब जागेंगे और उनके पड़ोसी कौन होंगे। तो आज की इस चर्चा के बाद ये सोचना बनता है कि हमारा भूगोल किस तरह हमारे इतिहास को आकार देता आया है और हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा।